नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन में। और छत्तीसगढ़ मंथन की सीरीज़ में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे पार्ट 1 को जरूर देखें। ये पार्ट 2 पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में ही है, राइट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स, ACF और यहाँ होने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सबका एक बहुत ही अभिन्न पार्ट है और इससे निरंतर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगर आप मोटा मोटी तौर पर देखें तो कम से कम 15 से 30 नंबर का वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। तो आप करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से करें। आप इन वीडियोस को पार्ट 1 और पार्ट 2 को 2 या 3 बार देखने पे आपको ये मोस्टली करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे, राइट। दोस्तों, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए 2020 के लिए पार्ट 1 जो बनाया हुआ है वो आप जरूर देखें। ये आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स 2020 जो कि आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभ्यारण्य के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जनजाति के ऊपर हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप इन सारे वीडियोज़ को जरूर देखें, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ को मिले पुरस्कारों से। तो छत्तीसगढ़ को जो जो पुरस्कार मिले हैं अभी रिसेंट टाइम में हमने उन सबको एक जगह एकत्रित कर दिया है। तो इससे आपको आसानी से आप सारे जितने भी पुरस्कार हैं उनको याद कर पाएंगे। पहला पुरस्कार है छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार मिला हुआ है जो कि मिला है 23/6/2020 को। ये किस लिए मिला है? ये मिला है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के प्रभावी उपयोग के कारण छत्तीसगढ़ का चयन ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है, राइट। आपको ये याद रखना है। तो इसमें आपको ये याद रखना है HICT है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए ये आपको मिला हुआ है जो पुरस्कार है पंचायतों के कार्य में। इससे अब देखिए, अगर ई पंचायत पुरस्कार मिला है तो इससे क्या क्या चीज़ें होंगी? पारदर्शिता आएगी, दक्षता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी और ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान भी मिला है, राइट। ये आपको याद रखना है, दूसरा स्थान मिला है। अगला पुरस्कार है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार 2/1/2020 को मिला है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2016-2017 में कुल खाद्यान्न श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कारों की घोषणा थोड़ी बाद में हुई थी, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि 2016 और 2017 के बारे में बात हो रही है। ये सही है क्योंकि ये पुरस्कार 2/1/2020 को ही मिला है। अगला पुरस्कार संबंधित है ग्लोबल टीचर अवार्ड से। ग्लोबल टीचर अवार्ड्स का ये है श्रीमती रजनी शर्मा जी को यह पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षा रत्न ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है, राइट। अगला पुरस्कार संबंधित है छत्तीसगढ़ की 3 ग्राम पंचायतों से जिन्हें की राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ये मिला है 2/5/2020 को। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया है। तो ये 3 ग्राम पंचायतों को अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। पहला है बाल मित्र पंचायत पुरस्कार, दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, राइट। तो ये 3 पंचायतों में सबसे पहला है कबीरधाम जिले की पंचायत है कान्हा भरा ग्राम पंचायत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड है बनचरौदा ग्राम पंचायत आरंग विकास खंड की है, रायपुर जिले की है। तीसरा है भिलाई ग्राम पंचायत चारामा विकास खंड कांकेर जिला, राइट। ये आपको तीनों पुरस्कार याद रखने हैं। एक है आपका कांकेर जिले में, दूसरा है रायपुर जिले का, तीसरा है कबीरधाम जिले का। और 3 पुरस्कार है बाल मित्र पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और थर्ड है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, राइट। अगले पुरस्कारों पे चलते हैं। अगला पुरस्कार है छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो ये देखना है कि जो केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय है उसने ये पुरस्कार दिए हैं, राइट। तो ये दिए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित के बाद दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की प्रतिस्पर्धा में देश के स्वच्छतम राज्य 100 अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनकी श्रेणी में मिलने वाला आने वाला एक अभिन्न राज्य है, राइट। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य की जो महत्वाकांक्षी जो योजना है सुराजी गांव योजना और फ्लैगशिप जो अन्य योजनाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल को जो एलिटम एक्सीलेंस अवाइस जो 2020 जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल जो है उसे नवाजा गया है, राइट। बेमेतरा को मिला है स्वच्छता दर्पण पुरस्कार। तो राज्य भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने बेमेतरा को
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन नई दिल्ली द्वारा यह अवार्ड दिया है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगले पुरस्कारों में चलें। अगला पुरस्कार संबंधित है छत्तीसगढ़ के 2 मत्स्य कृषकों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। तो ये कब मिला है भाई? 21 नवंबर 2020 को मिला है ना। कहाँ मिला है? नई दिल्ली में मिला है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी से मिला है, बेस्ट फिशरीज इंटरप्राइजेस और बेस्ट प्रोपरेटरी फर्म संवर्ग, इन दोनों में मिला है। पहले में है जो पुरस्कार राशि वो 2 लाख रुपए की है और ये मिला है एमएम फिश शीट कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड माना रायपुर में मिला है ना। और सेकंड है आपका बेस्ट प्रोपरेटरी फर्म संवर्ग MIK कंपनी सिहावा धमतरी में मिला है ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम देखें तो देश में राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में 6वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 2 वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन में 13% और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगले पुरस्कार पर चलते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और ये छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को मिला है। एक है बिलासपुर जिला और दूसरा है सूरजपुर जिला। इन दोनों जिलों को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुत्थान और जल संरक्षण के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और बिलासपुर को ये जो पुरस्कार मिला है वह राष्ट्रीय स्तर पर ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर श्रेणी में और सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये दोनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं, किन किन जिलों को मिले हैं ये जरूर याद रखिएगा, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तूफान से संबंधित है। देखिए तूफान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे PSC हो या फिर ACF हो, सारे एग्जाम्स में जो रिसेंट अभी जो चक्रवात आए हुए होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राइट। तो एक छोटी सी लिस्ट है जिसे हम फटाफट तरीके से कवर कर लेते हैं। तो 2020 में जितने भी तूफान आए हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर और भारत में राष्ट्रीय लेवल पर जो तूफान आए हैं उन दोनों को हम देख लेते हैं। तो डायने तूफान आया है वो है मेडागास्कर का। अमांडा है आपका मध्य अमेरिका महाद्वीप का है। ये क्रिस्टोबल फ्लोरिडा में आया हुआ है। मियामी मैक्सिको, ऑलमोस्ट ये अमेरिका वाला जो कोर है, जो छोर है उस इलाके में आए हुए हैं क्रिस्टोबल। गोनी आया हुआ है फिलीपींस में, है ना। एटा है मध्य अमेरिका का ये तूफान है। वामको आया हुआ आपका फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड। तो ये 3 जो देश है इन तीनों देशों में आया हुआ है। अब भारत में आए हुए तूफानों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और स्पेशली ये भी याद रखिएगा कि वो पूर्वी छोर पे आया हुआ था कि पश्चिमी छोर पे आया, पश्चिमी तट पे आया हुआ था, राइट। जो अम्फान है वो आया हुआ है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पे, है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो वह पूर्वी तट पे आया हुआ है। गति जो है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये तीनों में आए हुए हैं। निसर्ग है वो महाराष्ट्र और गुजरात का है। और आपका निवार जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी पे है ना। तो आपको ये 4 जो है तूफान जो याद रखने हैं, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए खेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में चाहे वो व्यापम हो, PSC हो, इन सब में इसका बहुत वेटेज रहता है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर लड़ते हैं, है ना। तो आपको खेल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना है। और स्पेशली आपने अगर प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो फुटबॉल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है। एग्जामिनर का वो एक ऐसा फेवरेट एरिया है, हमें नहीं पता कि वो क्यों फेवरेट एरिया है, बट उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप फुटबॉल के ऊपर जितनी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं आप जरूर एकत्रित करिएगा, है ना। यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि फुटबॉल को जितनी भी जानकारी हम एकत्रित कर पाएँ और प्रोवाइड कर पाएँ, हमने इस स्लाइड में रखी है। यहाँ पे एक स्लाइड में है वो, लेकिन फिर भी अगर आप और अपनी तरफ से गूगल कर सकते हैं तो फुटबॉल के ऊपर जरूर गूगल करिएगा, है ना। अगर हम देखें तो खेल प्रतियोगिताओं में अभी जो रिसेंट जो खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें परिणाम क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रैंड स्लैम से। देखिए ग्रैंड स्लैम एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि जिसके अंदर 4 जो है टूर्नामेंट्स आते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और एक है आपका विंबलडन। ये 4 है ना। तो चारों को आपको अच्छे से देखना है कि इसमें पुरुष एकल में, महिला एकल में और पुरुष युगल में, महिला युगल में, इन सब में कौन कौन जीता है ये आपको जरूर देखना है। हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जो हुआ था वो हुआ था 2020 में फरवरी में। और यहाँ पे नोवाक जोकोविच ये विजेता रहे थे, उपविजेता रहे थे डोमिनिक। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे डोमिनिक जो है वो एक बहुत ही कैरेक्टर रहता है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि हाँ ठीक है डोमिनिक है ये, है ना। और क्योंकि वो US की जितनी भी वेब सीरीज़ होती है उन सब में एक अहम कैरेक्टर होता है, किरदार होता है वो, है ना। तो आप उससे याद रख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि US की मूवीज़ में डोमिनिक नाम का एक कैरेक्टर होता है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि US ओपन उसी ने जीता था,
ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता था। महिला एकल में जो विजेता रही हैं वो सोफिया हैं, उप विजेता रही हैं गार्विन, है ना, आपको याद रखना है। पुरुष एकल में राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका व जो सेल्सबरी, ये दोनों ने मिलकर जीता था। और महिला युगल में टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना ने, ये दोनों ने मिलकर जीता था। मिश्रित युगल में बारबोसा क्रेजिकोवा और निकोला, ये दोनों ने मिलकर जीता था। और अगर हम यूएस ओपन देखें तो डोमिनिक आ गया वहाँ पे और अलेक्जेंडर आ गया, है ना, उप विजेता में। महिला एकल में नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका जो है वो आपकी महिला एकल में जीतने वाली हैं, ठीक है। उप विजेता में आपकी विक्टोरिया है। देखिए, अगर आपको पुरुष युगल और महिला युगल याद ना रह पाए तो आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पुरुष के एकल और महिला के एकल को जरूर याद रखें, है ना, राइट। पुरुष युगल में है आपका मैट पाविक, ब्रूनो सोरेस। महिला युगल में है आपका लॉरा सिंगमंड और वेरा जोना रेवा, ये है आपके, है ना। और अगर हम फ्रेंच ओपन देखें तो फ्रेंच ओपन में आपको राफेल नडाल जो आपके हैं, इन्होंने जीता है पुरुष में। उप विजेता रहे हैं इसके नोवाक जोकोविक, ये रहे हैं। देखिए, आप ऐसा याद रखिएगा, हमारे यहाँ जितने भी राफेल जो आए हुए हैं वो फ्रांस से आए हुए हैं, तो फ्रेंच ओपन जो जीतने वाला है वो राफेल नडाल है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। महिला एकल जो है वो है ईगा स्वियातेक, है ना, उप विजेता है सोफिया। और पुरुष युगल में है केविन, महिला और एंड्रियास, केविन और एंड्रियास। महिला युगल में टीमिया और क्रिस्टीना, ठीक है। मिश्रित युगल यहाँ पे भी नहीं हुआ था। और विंबलडन ओपन जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो ये मोटा मोटी जो ग्रैंड स्लैम वाले टूर्नामेंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे कौन कौन से टूर्नामेंट्स हुए हैं जिनके खेल से संबंधित हमको हमारे परीक्षा की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट है उसमें क्या है, उसमें है वेहे में आयोजन हुआ था इसका, और चीन में है, जो कि विजेता कौन है, चेन मेंग, ये इनके विजेता रहे हैं। मुक्केबाजी में आपकी कौन विजेता रहा है, मुक्केबाजी में आपके विजेता रहे हैं, जर्मनी में हुआ था ये। और भारत का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो 9 पदक भारत ने जीते थे, 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य थे। अगर आप ये टोटल पदक याद ना रख पाए कि स्वर्ण कितने जीते थे, रजत कितने जीते थे, तो आप ये याद रखिए कि 9 पदक जीते थे, जर्मनी में हुआ था। इतना अगर आप याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। फार्मूला रेस 2 ये है साखिर बहरीन में हुआ था, है ना, तो आपको ये याद रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जेहान दारूवाला ने इसके विजेता बने थे, है ना, और फार्मूला 1 जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला खेल प्रतियोगिताएं देखें हम तो 7वां T20 जो महिला विश्व कप क्रिकेट हुआ है वो है आपका, स्थान है आपका ऑस्ट्रेलिया में। विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 5 बार, इसकी 5वीं बार विजेता बने हैं। वो विजेता रहे भारतीय टीम रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, बेथ मूनी रहे हैं और एलिसा हेली, काफ़ी फेमस नाम है, आपको ये जरूर याद रहना चाहिए, एलिसा हेली। आगे भी हम इसका चर्चा करने वाले हैं तो ये जरूर याद रखिएगा आप, है ना। विशेष है भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर जो है यहाँ पे इनके लिए इसमें इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है, राइट। आगामी जो 8वां विश्व कप जो होने वाला है वो है दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होने वाला है। उसके बाद फिर है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो है वो कहाँ होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और विजेता रहे हैं इसके बांग्लादेश, है ना, पहली बार इसके विजेता रहे हैं। और आपके जो विजेता रही है भारतीय टीम रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, यशस्वी जायसवाल रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज, राइट। चलिए अगले हम देखते हैं अब छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन हुए हैं वो देखना हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है खेलों में, राइट। और छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों को उसमें शामिल किया गया है। वो 7 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, है ना। ये राज्य और आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के हैं ये टोटल। तो आपका यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में आपके जम्मू कश्मीर आ जाएगा, इधर से आपका पुदुचेरी हो जाएगा और आपका चंडीगढ़ हो गया, है ना। दर्जा है इस पर आपको कौन देता है इसका दर्जा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देता है इसका दर्जा। एक्सेलेंस सेंटर कहाँ बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का एक्सेलेंस सेंटर बनाया गया है आपका बहतराई बिलासपुर में बनाया गया है और इसमें एथलेटिक, कुश्ती और तैराकी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आवासीय हॉकी परियोजना कहाँ पे बनाई गई है, रायपुर में बनाई गई है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देश का 6वां गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ रायपुर में बनाया गया है, नवा रायपुर में इसके लिए प्रस्तावित है और कोर्ट की लागत होने वाली है 110 करोड़ रुपए। आप लागत वगैरह को याद नहीं करेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको, लेकिन याद रखना है कि जो गोल्फ कोर्स है वो रायपुर में बना है ना। और विशेष इसमें क्या है, 100 बच्चों को प्रथम चरण में निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा। शशांक सिंह एक जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, इसलिए चर्चित व्यक्तियों में खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनमें
आपको क्रिकेट से संबंधित हैं, ये ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं ये, और आईपीएल में इनका राजस्थान रॉयल में चयन हुआ था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा शशांक सिंह के बारे में, राइट। अगला है फुटबॉल। देखिए फुटबॉल हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है और आप फुटबॉल को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। हमने यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे से हो सकती थी हमने निकाली है, लेकिन आप गूगल जरूर करें, राइट। चलिए, तो फुटबॉल से संबंधित अगर हम देखें तो फीफा अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को मिला है, रॉबर्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है लूसी ब्रॉन्ज, ठीक है, ये दोनों को मिला है। फीफा रैंकिंग 2020 भारत को 104वां स्थान मिला हुआ है यहाँ पे। और पुरुष में बेल्जियम प्रथम जो है वो उसमें बेल्जियम मिला है, पुरुष नहीं प्रथम है बेल्जियम, द्वितीय है फ्रांस, तृतीय है ब्राजील। महिलाओं में आपका प्रथम है अमेरिका, सेकंड है जर्मनी, राइट। तो फीफा में ये यहाँ पे स्थान है। तो आपको एटलीस्ट शुरू के जो टॉप 3 हैं वो याद रहने चाहिए, टॉप 1 या 2 भी याद रहे तो भी काम हो जाएगा आपका। पुरुष है बेल्जियम, फ्रांस, है ना, और सॉरी जो पुरुषों में आपका जो प्रथम है वो बेल्जियम है, फ्रांस है ना, फिर महिलाओं में अमेरिका और जर्मनी, फीफा रैंकिंग। अगला नाम है क्रिस्टीन सिक्लेयर, ये है कनाडा की महिला है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली महिला बन गई हैं। ये महिला और पुरुष दोनों में है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसमें है आपका रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बने हैं, दूसरे फुटबॉलर है, याद रखना है। और सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड अभी भी ईरान के अली देई के पास है ना। इन्होंने टोटल 109 गोल किए हुए हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्रिकेट से संबंधित है ना। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो मिला हुआ है वो एम एस धोनी को मिला हुआ है। और फिर अगर मेंस अवार्ड में हम बात करें तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है वो विराट कोहली को मिला हुआ है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट के लिए मिला हुआ है स्टीव स्मिथ को। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड वनडे में मिला हुआ है विराट कोहली को। और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला हुआ है राशिद खान को। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है क्योंकि आप यूजुअली जो अफगानिस्तान की टीम होती है वो इतनी कि बहुत स्ट्रांग नहीं है टीम, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे ही ना कि वो अफगानिस्तान के किसी खिलाड़ी को मिल सकता है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अगर हम वुमेंस कैटेगरी में देखें तो वुमेंस कैटेगरी में आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तीनों मिला है एलिस पेरी को। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। खेल के अंदर ही, खेल के अंदर अब हमारा अगला टॉपिक है खेल प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं आने वाली, है ना। क्योंकि इसके पहले अगर आप प्रीवियस ईयर में देखें तो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन था एक कि खेल प्रतियोगिताओं में भावी प्रतियोगिताओं के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे एक ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आप इसे फटाफट कवर कर सकते हैं। तो जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, टोक्यो में होने वाला है ना। और फिर है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 33rd 2024 में होने वाला है पेरिस। आपको एक यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखना है कि पेरिस में होने वाले इस ओलंपिक खेलों में ब्रेक डांस जो होता है, ब्रेक डांस, उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है ऐसे खेल के तौर पर, है ना। और भारोत्तोलन की कुछ श्रेणियां यहाँ से हटा दी गई है, तो आपको ये जरूर याद रखिएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है वो बीजिंग में होने वाला है। और शीतकालीन ओलंपिक जो 25वां है वो 2026 में इटली में होगा। 4th युवा ओलंपिक जो है वो डकार सेनेगल में होने वाला है। एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझाऊ में होने वाला है और 2026 में नगोया में होने वाला है, राइट। राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करें तो 22वां और 7वां, 22वां 2022 में और आपका 7वां राष्ट्रमंडल खेल 2023 में होगा। फुटबॉल की अगर बारे में बात करें, फुटबॉल क्योंकि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 22वां पुरुष विश्व कप जो है वो कतर में होने वाला है ना। और 23वां पुरुष जो विश्व कप है वो कनाडा में होने वाला है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फीफा अंडर 17 जो विश्व महिला कप है वो भारत में होने वाला है 2022 में, ठीक है। और 9th फीफा महिला विश्व कप जो है वो 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी अगर विश्व कप क्रिकेट के बारे में बात करें तो पहला जो टेस्ट क्रिकेट विश्व कप है वो 2021 में भारत में होगा, ठीक है। 12वां एक दिवसीय महिला विश्व कप जो है न्यूजीलैंड में होने वाला है। 13वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप जो है 2023 में भारत में होने वाला है। 7वां T20 विश्व कप क्रिकेट जो है वो भारत में होने वाला है, याद रखना है अपने को। 8वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा और जो 8वां T20 विश्व कप जो होगा महिला वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें इन सबको। हॉकी जो है उसमें आपको विश्व कप हॉकी जो है 2023 में भारत में होने वाली है वो, राइट।
और राष्ट्रीय खेलों में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 37th जो है वो छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि 37th जो राष्ट्रीय खेल हैं वो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। खेल ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है ना। अब हम देखते हैं कि ऐसे जो भारतीय हैं जिन्होंने विश्व की दिग्गज कंपनियों की कमान को अपने हाथों में लिया है, उनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल एवं अल्फाबेट के सीईओ हैं। माइकल माइबैश ये हैं आपके मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, है ना। जो आप मास्टर कार्ड यूजुअली आप जो अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, है ना, एटीएम कार्ड जो यूज़ करते हैं उसमें से मास्टर कार्ड एक कैटेगरी होती है। तो माइकल माइबैश जो है वो इसी के सीईओ हैं। ब्रेन हम्प्रीज ये हैं कॉग्निजेंट के सीईओ हैं, राइट। शांतनु नारायण ये एडोबी जो आप एडोब यूज़ करते हैं आपके पीडीएफ फाइल्स को खोलने के लिए, एडोबी के सीईओ हैं। दिनेश पालीवाल हरमन इंटरनेशनल के सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। रविंद्र ठक्कर है वोडाफोन आइडिया के सीईओ हैं, राइट। देखिए ये एक छोटे छोटे नाम है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इससे लड़ जाए, तो इससे छोड़ने अपने को नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक संबंधित है सैन्य अभ्यास से। देखिए सैन्य अभ्यास एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है, बिल्कुल नीचे लटका हुआ फल है, आप जिसे आसानी से तोड़कर खा सकते हैं। कुछ सैन्य अभ्यास आपको याद करने हैं और उससे आपका काम बन जाएगा, है ना। तो हम सैन्य अभ्यास में देखते हैं। सबसे पहले है मालाबार। मालाबार बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, आपको जरूर याद रखना है। पहले भारत, जापान और अमेरिका ये तीन ही इसमें देश हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, मालाबार एक्सरसाइज। तो ये है नौसेना के द्वारा की जाती है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में है। वज्र प्रहार है वो भी आपका भारत अमेरिका के बीच में है। जिमेक्स जिमेक्स है आपका भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन है आपका भारत और जापान के बीच में। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में है पासेक्स, और सिम्बेक्स आपका है भारत और सिंगापुर के बीच में। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ये तीनों के बीच में है। मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका। स्लीनेक्स भारत श्रीलंका। बोगो सागर तो भारत और बांग्लादेश। देखो बोगो सागर है तो बांग्लादेश से बोगो है ना, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। संप्रीति भारत और आपके बांग्लादेश हो गए इसमें। इंद्र 19 है आपका भारत रूस। इंद्र नेवी है भारत रूस। अजय वेरियर है आपका भारत और यूके के बीच में। इंद्रधनुष है आपका भारत यूके के बीच में। शक्ति जो है भारत फ्रांस के बीच में है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में है, राइट। तो ज़्यादा है नहीं, ये 8-10 ही नाम है, आपको 2-3 बार इसको आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, राइट। चलिए अगला एक और फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में, फसलों के जो शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो आप इसे एक छोटा मोटी अगर 2-3 बार इसे देखने पे ये आपको याद हो जाएगा। तो आप अगर ये कंप्लीट वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको और इसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल खाद्यान्न में आपका उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी है। कुल दलहन में आपका मध्य प्रदेश अग्रणी है। कुल तिलहन में आपका राजस्थान अग्रणी है। कुल मसालों में मध्य प्रदेश, मोटे अनाजों में राजस्थान, चावल में आपका पश्चिम बंगाल है ना, ये आपको याद रखिएगा। गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश है। मक्का ज्वार है आपका कर्नाटका। बाजरा है आपका राजस्थान। चना है आपका मध्य प्रदेश। मूंगफली है आपका गुजरात। सोयाबीन है आपका मध्य प्रदेश। सूर्यमुखी है आपका कर्नाटक। सरसों है आपका राजस्थान। कपास है आपका महाराष्ट्र। गन्ना आलू है उत्तर प्रदेश। चाय है आपका असम। कॉफ़ी रेशम है आपका कर्नाटक। रबर नारियल है आपका केरल। केसर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, केसर आपको जो है वो कश्मीर का है, राइट। तंबाकू है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ केसर में क्या होता है कि यहाँ पे जो कश्मीर है वहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मेशन होता है जिसे हम करेवा फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। करेवा फॉर्मेशन के थ्रू खेती की जाती है, तो आपको जरूर याद रखना है ना। करेवा फॉर्मेशन अगर कहीं पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है यूजुअली, तो करेवा फॉर्मेशन के थ्रू कश्मीर में खेती की जाती है केसर की, ये जरूर याद रखिएगा। तंबाकू हो गया आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जूट मेस्टा आपका पश्चिम बंगाल। अफीम जो है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है। तो ये 8-10-15 कैटेगरियाँ हैं। आप इस 15 कैटेगरीज को अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर करिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप जरूर इसको रिवाइज करिएगा, राइट। चलिए चर्चा में रहने वाली पुस्तकों के बारे में है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी है हमने, और जो अभी चर्चा में रहने वाली किताबें थी उन सबको यहाँ पे एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप इन लिस्ट को जरूर देखें, है ना। यहाँ पे जो अभी चर्चा में आई थी वो सारी पुस्तकें यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्पेशली प्रणब मुखर्जी की द प्रेसिडेंशियल ईयर जो है वो काफ़ी चर्चा में रही थी। वेंकैया नायडू जी की लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग,
ये भी एक चर्चा में रहने वाली थी। रघुराम राजन की द थर्ड पिलर, ये भी चर्चा में रही थी। उर्जित पटेल जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उनकी ओवरड्राफ्ट है सेविंग द इंडियन सेवर, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन पुस्तकों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पुस्तकें की हुई है इनमें से, तो आप बस इनको एक बार देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, 2 पार्ट्स में है, इसमें 2 पेजेस में है, तो इन दोनों पेजेस को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक संबंधित है रामसर सूची। देखिए रामसर सूची एक हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इंडिया इसके लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, और यूपीएससी पीएससी हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, राइट। तो आपको रामसर सूची में अभी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। तो आप ये जरूर देखें कि रामसर सूची में अभी कितने टोटल झीलें हैं इंडिया से, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। और चलिए हम देखते हैं कि भारत में टोटल 42 स्थल है, और आखिर रामसर जो साइट होती है वो होती क्या है। आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में यह एक राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है ना। और इनका नामकरण किया गया है रामसर आर्द्र भूमि, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। 1971 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, है ना। 1975 में एग्जिस्टेंस में आई थी, लेकिन 1972 में इसे हस्ताक्षर कर दिया गया था, है ना। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिर आपको देखना है कि ईरान के शहर में रामसर में हस्ताक्षर की गई थी, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा था, रामसर संधि पड़ा था, है ना। और अगर हम देखें तो अभी 4 नए इसमें शामिल किए गए हैं, वो चारों को आप जरूर देखिएगा, राइट। और महाराष्ट्र में एक साइट आई थी जो कि आपको ध्यान में रखना है, एक महाराष्ट्र में साइट आई थी नंदूर महाधिमेश्वर, तो आपको ये जरूर याद रखना है ना। आसन रिजर्व है उत्तराखंड की, लोनार लेक है आपकी महाराष्ट्र की है ये, और उल्का पिंड गिरने से निर्मित है। ये विश्व की सिर्फ एक ही मात्र ऐसी लेक है जो कि उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। सोकार जो आपकी झील है वो लद्दाख की है, और 42वां जो वेटलैंड जो घोषित किया गया था सूर सरोवर आगरा, है ना, ये से कीथम झील भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र की 2 आपको साइट्स याद रखनी है, नंदूर, है ना, और सेकंड है आपके लोनार लेक। लद्दाख की सोकार जो झील है वो, और 42वां जो वेटलैंड है वो सूर सरोवर आगरा, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है स्मरणीय तथ्य इसमें है, भारत के प्रमुख जो प्रथम रामसर साइट 1981 में 2 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था, है ना। आपको वो याद रखना है, एक तो चिल्का देव और केवल धाम जो है वो आपको याद रखना है ना। ये दोनों आपको याद रखनी है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो सुंदरबन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामसर सूची में भारत के कुल 42 स्थल शामिल हो चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और जो मेन जो मानव निर्मित जो लेक है जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है ना, वो भोज है, भोज लेक है वो, जो कि मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है, राइट। चलिए अगला टॉपिक हमारा संबंधित है विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित है। ये बहुत ही निकपिक वाला टॉपिक है, आपको थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स याद रखने हैं, लेकिन हो सकता है इससे क्वेश्चन लड़ जाए, है ना। तो विदेशी पूंजी निवेश जो है वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भौतिक संपदा जैसे कारखाना, भूमि, पूंजीगत वस्तुएं आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी निवेशक अपना धन लगाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष पूंजी, विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं, राइट। तो ये है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमको टॉप 3 या टॉप 5 जो नेशन है वो देखने हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले मॉरिशस है, वहाँ से आया है सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। आप अगर शुरू के टॉप 3 याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड, है ना। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है अपने को, फिर है कंप्यूटर, फिर है दूरसंचार, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। फिर है सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, फिर सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है दिल्ली, राइट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस है कि कहीं एक क्वेश्चन लड़ जाएगा तो आपको 2 नंबर का यहाँ फायदा हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभी कुछ रिसेंट विभागों के नाम चेंज हुए हैं, तो हम देखते हैं कि किन किन विभागों के छत्तीसगढ़ में नाम चेंज किए गए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पे और भी आने वाले एग्जाम्स के लिए वीडियो बनाए जाएंगे, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, राइट। यहाँ पे 2 विभागों के नाम चेंज किए गए हैं। वन विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग रख दिया गया है उसका नाम। राज्य औषधि पादप बोर्ड को अब चेंज करके छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं
औषधि पादप बोर्ड, ये 2 नाम यहाँ पे चेंज किए गए हैं, तो इन दोनों नामों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करें तो ये भी एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। कुछ 10-12 आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में समझना है और उससे हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए, है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले G7 के देखें, प्रस्तावित जो था वो जून 2020 में था, है ना। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि फ्रांस में 2019 में हुआ था ये, है ना। ब्रिटेन में 2021 में हुआ था, राइट। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं 15वां G20 जो सम्मेलन है वो हुआ था आपका, फॉर्मेट है उसका वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। तिथि है इसकी 21 से 22 नवंबर और सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास यहाँ पे दिलाना है ना। अध्यक्ष जो है आपका सऊदी अरब के किंग शाह सलमान जो है उनकी अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधि के उसमें हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लिए हुआ था। 16वां सम्मेलन जो था वो आपका है रोम में होने वाला है 2021 में, है ना। इंडोनेशिया में 2022 में और नई दिल्ली में 2023 में होने वाला है, ठीक है, आपको याद रखना है। नैम जो है, भारत नैम का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा। नैम का सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। ये वर्चुअल सम्मेलन होने वाला था, 2020 में हुआ है ना। और अध्यक्षता इसमें हुई इल्हाम अलीयेव, अजरबैजान के ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। शामिल कितने राज्य मतलब राष्ट्र इसमें हुए हैं, तो 30 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। नैम की स्थापना हुई 1961 में। इसका उद्देश्य है गुट निरपेक्षता सिद्धांत एवं शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। चलिए अगले हम देखें तो उसमें अगले सम्मेलन में है संघाई जो है, संघाई सहयोग संगठन 20वां इसका शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ है, जो कि वर्चुअली हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने इनकी अध्यक्षता की है। भारतीय नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। स्थापना हुई 2001 में हुई थी संघाई सहयोग संगठन की। कुल सदस्य 8 हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपना भारत और पाकिस्तान ये दोनों ही सबसे लास्ट में इस पर ऐड हुए हैं। इसके पहले तक इसमें 6 राष्ट्र थे। सचिवालय इसका बीजिंग में है। 19वां सम्मेलन इसका बिश्केक में हुआ है। भारत पाकिस्तान को 2017 में सदस्यता प्राप्त हुई थी, राइट। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, तो इसे गावी समिट भी बोलते हैं, द गावी ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस, ये इसके आयोजक थे। और ब्रिटेन इस बार मेजबानी कर रहा था, इसकी ब्रिटेन कर रहा था, है ना। और अगर हम देखें 15वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअली हुआ है, राइट। ब्रुनाई के शहर सेरी बेगवान से हुआ था, 2021 में होने वाला है, राइट। 2020 वाला वर्चुअली हो गया, 2021 में आपका सेरी बेगवान से होगा। उसके बाद अगला है FATF। FATF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता रहा है। पूरा नाम है इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में वो इधर उधर होता रहता है ना। और ये काले धन को वैध बनाने को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने वालों पर नजर रखने के लिए ये FATF जो है वो संगठन बना है। और 2020 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा था। अगर आपको और इसमें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ईरान जो है और नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया जो है, वो दोनों ब्लैक लिस्ट में आते हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगले पे देखते हैं। अगले जो सम्मेलन है उसमें संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है उसमें है, लिस्बन में हुआ है ये। और ये जून 2020 में प्रस्तावित था, है ना, जिसे स्थगित कर दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। और ये सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन SDS आपके 2020 नई दिल्ली में था और 29 से 31 जनवरी 2020 में ये हुआ है। टूवर्ड्स द 2020 गोल्स, ये है मेकिंग द डिकेड काउंट, ये इसका मेन थीम थी, है ना, विषय है, थीम है इसकी। संयुक्त राष्ट्र द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी यहाँ पे इसके द्वारा कराया गया था, राइट। और UNCCD ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत चर्चा में रहा है ना, तो इसे आप जरूर देखिएगा। UNCCD में 2019 में दिल्ली में हुआ था ये, है ना। और 2021 में संभावित है अब अगला जो है सम्मेलन वो। इंटरपोल आम सभा की मेजबानी भारत 2020 में 91वीं इंटरपोल महासभा की जिम्मेदारी मेजबानी करने वाला है, राइट। और अगर आपको यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो इंटरपोल से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो CBI देख रहा होता है अपने यहाँ पे, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है, राइट। और इसमें टोटल 194 देश हैं इस पूरे ग्रुप में। अगले में चले हम तो अगले में है विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन। कहाँ है भाई? ये दावोस में है, 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होने वाला है ना, हुआ है और ये ऑलरेडी हो चुका है। 51 जो है आगामी वाला वो सिंगापुर में होने वाला है, 2021 में प्रस्तावित है। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे है?
2022 में आपका कोलंबो में प्रस्तावित है, 2018 में ये लास्ट हुआ था और 2019 में नहीं हो पाया था, 2020 में नहीं हो पाया था, सॉरी, है ना, आपको ध्यान रखना है। और है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2020 में, रूस में हुआ था ये 17 नवंबर 2020 को। इसकी थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, है ना, वर्चुअली हुआ था ये। और भारत में 13वां जो है भारत में होने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का एक भारत अभिन्न पार्ट है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सम्मेलन भारत में होने वाला है 2021 में। आसियान जो शिखर सम्मेलन है उसमें आपका ये भी वर्चुअली होने वाला है, 37वां सम्मेलन होगा ये। देखिए याद रखना है आपको, एशियान का भारत पार्ट नहीं है ना, बस वो डायलॉग पार्टनर है वहाँ पे, वो एक्चुअल मेंबर नहीं है उसका। कब होने वाला है ये? नवंबर 2020 में वियतनाम के हनोई में होने वाला है ना, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका अगले जो है, अगला टॉपिक हमारा है कृषि से संबंधित, राइट। हम इसमें छत्तीसगढ़ की कृषि से संबंधित और बाकी जो दूसरे इसके पेरिफेरल जो हैं, जहाँ जहाँ इसके जो एरियाज हैं, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं इसमें टॉपिक्स में। सबसे पहला है, इफ्को जिला किसको घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में? तो वो है बेमेतरा को घोषित किया गया है। भारतीय विकास उर्वरक सहकारी संघ, इसका क्रियान्वयन किया गया है 2020 से 2023 के लिए। योजना क्या है इसके लिए? उर्वरकों के भंडारण के लिए रेक पॉइंट का निर्माण करना है इसको, ठीक है। और उसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, उच्च गुणवत्ता लेके आना है, उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्रदान करना है, परिवहन तथा कृषि लागत को कम करना है। तो ये सारे इसके लक्ष्य होने वाले हैं, उद्देश्य होने वाले हैं। प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क, ये फूड पार्क है वो बगोद बंजारी ग्राम जिला धमतरी में बना है। शिलान्यास 2018 में हुआ है और ये दूसरा मेगा फूड पार्क है भारत के, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। पहला जो फूड पार्क बना था वो है आंध्र प्रदेश चित्तूर में बना था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी दूसरा, यहाँ स्टेट का छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा है ये, है ना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र क्या है ये देखते हैं कहाँ बना है ये। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बना है। देश का 17वां कृषि लागत मूल्य आयोग केंद्र है ये, ठीक है। और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अगर इसके उद्देश्य देखे जाए तो 23 फसलों का एमएसपी जानने के लिए किसानों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। निर्धारित समय के अंदर अधिक से अधिक फसलों को शामिल करना है इसका लक्ष्य, और दूसरे राज्यों में फसल की बिक्री आदि से किसान को राहत प्रदान करना है। तो ये इसका मेन लक्ष्य है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र रायपुर में बना है, आपको ध्यान रखना है ना। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ देश का दूसरा बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता बना है। यह है खरीफ वर्ष 2020-21 के आंकड़े के आधार पर बना है। चावल खरीदी का लक्ष्य यहाँ पे कितना रखा गया है? 85 लाख मीट्रिक टन, और धान का उत्पादन कितना रखा गया है? 60 लाख मीट्रिक टन का, है ना। अगर फर्स्ट देखा जाए और सेकंड देखा जाए तो फर्स्ट है 113 लाख मीट्रिक टन के साथ में पंजाब यहाँ पे टॉप पे है। सेकंड नंबर में छत्तीसगढ़ में है और उसमें 60 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पे चावल का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और केंद्र सरकार का अगर चावल खरीदी का लक्ष्य जो है वो 495 लाख मीट्रिक टन है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अगले टॉपिक पे चलते हैं। धान खरीदी से संबंधित है ये। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हुई है उसके संबंधित है। आपको एमएसपी जो है वो सामान्य के लिए एमएसपी था 1868, ग्रेड ए धान के लिए था आपका 1888। कब से कब तक होने वाली है जो धान खरीदी है वो 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक होने वाली है। खरीदी लक्ष्य कितना है अपना? 90 लाख मीट्रिक टन है। पंजीकृत किसान कितने हैं? यहाँ 21,29,000 जो है पंजीकृत किसान हैं। पिछले साल की तुलना में एमएसपी में वृद्धि कितनी हुई? 53 रुपीज़ पर क्विंटल यहाँ पे वृद्धि हुई है। राज्य शासन द्वारा धान की खरीदी 2500 पर क्विंटल की दर से की जा रही है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कि 2 इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं, लाख की खेती और मत्स्य पालन जो एरियाज हैं, इन दोनों को कृषि का दर्जा देने की बात कही गई है। तो आपको दोनों क्षेत्र याद रखने हैं कि किन किन क्षेत्रों में बात कही गई है। और हमने देखा ही था कि मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश के 6वें स्थान पर है, राइट, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला प्रस्तावित जो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर के लिए देखें तो जशपुर, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर देखें तो इच्छापुर कांकेर, चाय कॉफी प्रोसेसिंग सेंटर देखें तो जशपुर, मक्का प्रोसेसिंग सेंटर देखें तो कोंडागांव बलरामपुर, कोदो कुटकी देखें तो गरियाबंद और सूरजपुर, है ना। तिरफला दुगली गांव में है। लाख प्रसंस्करण केंद्र है नवागांव भागवीर में। काजू प्रोसेसिंग सेंटर है बकावंड, ठीक है। और मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र है मर्दापोटी कांकेर में, राइट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आगामी वर्ष
देखिए ये बहुत ही निकट टॉपिक है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन इससे लड़ जाए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में 2 ईयर्स हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ है, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में जो ईयर्स है उसके लिए 4 चीज़ों में दिया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, है ना, इंटरनेशनल पीस ऑफ ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। ये 4 जो हैं 2021 के हैं, तो हो सकता है कि 2021 में से कुछ पूछ लिया जाए, राइट। 2022 में आपका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिशन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 वाला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो 2020 और 2021 का तो कम से कम याद रखिए ही रखिए। 2020 में स्पेशली नर्स एंड मिडवाइफ जो है उनको जरूर याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा संबंधित है वन एवं वन्य जीव संबंधित जो जानकारियां हैं उससे संबंधित है। तो वन्य और वन जीव संबंधित जानकारियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में जारी की गई थी, इससे आपने देखा ही होगा कि पीएससी में और यूपीएससी में कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसे सबसे पहले देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो इतना है ना, और भारत का वनावरण जो है वो 21.67% है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्रफल है 8,07,000, है ना, और भारत का वृक्षावरण जो है वो 95,027 किलोमीटर है। अगर ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है इसकी अगर पिछली रिपोर्ट की अगर तुलना करें तो 3,976 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि हुई है ना। और जो वन क्षेत्रफल है, फॉरेस्ट एरिया है, वो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर सर्वाधिक वनावरण जो हुआ है वो हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर में आपका अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर में आपका छत्तीसगढ़ है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3, और आपका छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है। देखिए लेकिन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से जो पीएससी है, पीएससी ने इसका आंसर छत्तीसगढ़ लिया था थर्ड वाले में। तो आप थर्ड में छत्तीसगढ़ ही याद करिएगा, दोनों में इसका, है ना, फॉरेस्ट कवर में भी और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी, राइट। अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन क्षेत्रों में अगर सर्वाधिक वृद्धि और कमी देखें तो वहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है वो कर्नाटक है, सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश और केरला, है ना। इन तीनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है, तीनों आपके साउथ के राज्य हैं। सर्वाधिक कमी जो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 यहाँ पे, इन तीनों जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये अपने स्टेट्स हैं वहाँ पे कमी दर्ज हुई है, राइट। अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सरगुजा, फिर बीजापुर और दंतेवाड़ा ये सबसे ज़्यादा है इनमें, है ना। और न्यूनतम है यहाँ पे जांजगीर चांपा में सबसे न्यूनतम है फॉरेस्ट कवर जो है। प्रतिशत के आधार पर देखें तो नारायणपुर, बीजापुर और आपका कोरिया ये 3 हैं, है ना, और जांजगीर चांपा सबसे कम है। तो जांजगीर चांपा तो आपको याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम है वो, है ना, आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये आपके इसके फॉरेस्ट कवर के हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर नारायणपुर, बीजापुर और कोरिया है, राइट। ये छत्तीसगढ़ का हो गया। अगर हम देखें और क्या क्या अभी चेंजेस हुए हैं आपके कृषि और वन इत्यादि से संबंधित, तो सबसे पहला है केंद्रीय लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र जाऊंगांव में बना है जो कि जिला दुर्ग का है ना। तो इसमें किस टाइप की चीज़ें होगी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटी, लाख, शहद, चिरौंजी, महुआ, बेल इत्यादि का संबंधित इसमें वनोपज से संबंधित प्रसंस्करण केंद्र है ये। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी ये कहाँ है, मोहरेंगा ग्राम, रायपुर में बना है। इंदिरा गांधी जी के जन्म जयंती के आपके अवसर पर बना था ये। और यहाँ पे 30 से 40 प्रकार के जो पक्षी हैं, जैसे पक्षियों सहित चीतल, जंगली सुअर, खरगोश इत्यादि को रखा जाएगा यहाँ पे। आप अगर इसकी लोकेशन भी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रवासी पक्षी विचरण केंद्र कहाँ है ये, दुर्ग जिले में है और बेलौदी ग्राम में है ये, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। और कैस्पियन सागर और तिब्बत साइबेरियन जो पक्षी वहाँ पे आएंगे वहाँ पे विश्राम करेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा मछली एक्सपोर्टर जो है वो कौन बन गया है, आपका कोरबा जिला बन गया है। हसदेव बांगो जलाशय बन गया है। नया औषधि पौधा जो कि काफ़ी चर्चा में था, मोलिनेरिया जशपुरिया, यह है खुड़िया रानी जशपुर जिले का है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो ट्राइब फूड पार्क ये कहाँ पे है, सरगुजा जिले में बना है ना। और घोषणा किसने की थी इसकी, रेणुका सिंह जी ने की थी।
उद्देश्य है इसका वन धन योजना के अंतर्गत इसका ये उद्देश्य है। पहला फिश एक्वेरियम कहाँ बना है? बूढ़ा तालाब रायपुर में बनने की प्रस्तावित किया गया है और इसमें समुद्री जीव, शार्क, ऑक्टोपस आदि जीव रखने का प्लानिंग की गई है। लेट्स सी कि क्या होता है। शार्क और ऑक्टोपस रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, है ना। और खारे पानी और जीवों के लिए ताप नियंत्रण यंत्र इत्यादि लगाने की बात कही गई है इसमें। राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना के जो संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर बनाया गया है, राइट। और ये पहाड़ी मैना को वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया था। और पहाड़ी मैना जो है मनुष्य की आवाज़ को हूबहू नकल कर देती है, ये इसकी खास बात है, राइट। हरी गुफा अगला जो है, हरी गुफा बस्तर से संबंधित है। तो ये है, इसमें क्या है? स्टेगलाइट और स्टेलेमाइट जो है चट्टाने, आपने देखा होगा कि जो चूने से जब पानी रिसता जाता है तो धीरे धीरे ऊपर से और नीचे से उसमें जो चट्टाने हैं वो चट्टानों जैसा उसमें पिलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होने लग जाता है ना। तो ये हरी गुफा वैसे ही बनी है। कहाँ है? बस्तर में बनी हुई है, राइट। सॉरी। चट्टानों का हरा रंग यहाँ मौजूद नमी और दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए चट्टानों पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण के प्रभाव के कारण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये शैवाल इत्यादि उगा है जिससे कारण इसका रंग हरा हो गया है। तुम्बा शिल्प आर्ट, है ना। तुम्बा आर्ट कहाँ से संबंधित है? ये आपके नारायणपुर बस्तर से संबंधित है। तो ये है भाई आपका पेयजल संग्रहण, लैम्प पोस्ट इत्यादि के लिए इसको यूज़ करने की बनाया गया है। और ये देसी फ्रिज या थर्मस जैसा काम करेगा। जगत राम देवांगन जो कि काफ़ी फेमस शिल्पकार हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है। झूमर गुफा के बारे में बात हो रही है। झूमर गुफा है आपकी कांगेर घाटी और दरभा वन परिक्षेत्र में आती है। ये स्टेलटाइट और स्टेगलेमाइट जो चट्टाने हैं यहाँ बहुतायत में मिल रही होती है। जो हमने देखा था चूने की चट्टाने जो यहाँ भी देखी थी जो कि हरी गुफा में थी, वही सेम चट्टाने यहाँ पे झूमर गुफा में मिल रही है, राइट। गुफा की छतों से लटकती ये चट्टाने राजमहल के खूबसूरत झूमरों जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम झूमर गुफा रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम जिला अनुमान इस वन क्षेत्र में 90 से अधिक तितलियों की प्रजातियां मौजूद हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है। और दुर्लभ प्रजाति की जो तितलियां हैं वो स्पॉटेड एंजल हो गया, ओरिएंटल चेस्टनट यंग, ब्लू मार्मन जो है भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी तितली है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार से है। देखिए टोटल 24 कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया जाता है और आप इन पुरस्कारों को अच्छी तरह कोई निमोनिक बनाकर याद कर लें ताकि आप उसको बार बार रिकॉल कर पाएंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिए हुए जितने भी मुख्य जो राज्य अलंकरण पुरस्कार हैं वो देख सकते हैं, है ना। और इनको आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए कुछ निमोनिक बना लीजिए और निमोनिक के थ्रू ही इसको याद करिए। अगर हम गो थ्रू होना चाहें तो हम फटाफट एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे मिला है? रूपराय नेताम को मिला हुआ है ना। और यति यतिलाल सम्मान है बढ़ते कदम को मिला हुआ है। गुंडाधर सम्मान जो है वो आपका आकर्षी कश्यप जी को मिला है। मिनी माता सम्मान है शाहना कुरैशी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान है बैजनाथ चंद्राकर जी को। हाजी हसन सम्मान है हनीफ नजमी को मिला है, ठीक है। महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान जो है वो सर्वज्ञ सिंह मरकाम को मिला है, राइट। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है वो आचार्य रविन्द्रनाथ मिश्र को मिला हुआ है। पंडित सुंदरलाल सम्मान है वो आपका डॉक्टर सुरेश त्रिवेदी जी को मिला हुआ है। राजा चक्रधर सिंह सम्मान है वो आपका संगीत कला में क्षेत्र में दिया जाता है ना। और ये मिला है आपको डॉक्टर भारती बंधु को मिला हुआ है। दाऊ मंदार जी सम्मान है वो शिव कुमार दीपक और रूपसाय सलाम, ये दो लोगों को मिला है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का सम्मान है वो एनेश्वर वर्मा राजनांदगांव को मिला हुआ है। महाराजा अग्रसेन सम्मान है ये मिला हुआ है आपका रावत राम अग्रवाल जी को मिला है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति सम्मान है आपका दो लोग को मिला हुआ है। ब्रह्मा वीर सिंह सुश्री ममता लांजेवर इन दोनों को मिला है। धनवंतरी सम्मान है डॉक्टर गौतम चंद जैन को मिला है। विलासाबाई केवटिन सम्मान है गौरव सलूजा जी को मिला है। संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर कुसुम कान्हे को मिला है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान है आपका शंभु शक्ति सामाजिक सेवा केंद्र को मिला है। डॉक्टर पंडित माधवराव सप्रे समृद्धि सम्मान जो है वो राजेंद्र जी को मिला है। आपको ऐसे ही ये सारे जितने भी सम्मान है ये आपको याद करने हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे 1 या 2 बार जरूर देखें, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक संबंधित है रिपोर्ट्स रैंकिंग से। देखिए लास्ट ईयर भी हमारे
प्रीलिम्स में, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो कि रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित था। तो आपको मोटा मोटी जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि विश्व बैंक हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, है ना। ऐसे जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक सम्मान के बारे में देखने वाले हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें दिया है भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशन। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 5 में छत्तीसगढ़ का भी एक झिलमिली जो थाना है ना, वो जगह बनाने में सफल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। ये कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है इसे। डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन इत्यादि के लिए दिया जाता है। देखिए इसमें यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, कौन देता है और छत्तीसगढ़ को कब मिला है। देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं, चौथे नंबर पे है झिलमिली, इसे भैया थाना भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मणिपुर है, उसमें आपका सबसे उसमें टॉप का है, फर्स्ट नंबर पे है। तमिलनाडु के सालेम सिटी में भी एक है AWPS सुरमंगलम, ये भी आपका थाना है, ठीक है। और ये आपका जो थौबल डिस्ट्रिक्ट का नोंगपो केसमाई, ये एक थाना जो है वो मणिपुर का है, राइट। अरुणाचल प्रदेश का है खारसांग, ये भी है, ठीक है। गोवा का है सांगहेम। तो ये 4-5 जो थाने हैं आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ यही याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को चौथे नंबर पे है, रैंक है छत्तीसगढ़ के थाने की, झिलमिली थाना, भैया थाना भी बोलते हैं इसे, सूरजपुर जिले का है ये, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। साक्षरता दर पर रिपोर्ट जो आई है, अगला टॉपिक है हमारा रिपोर्ट्स पे। तो जुलाई 2017 में जून 2018 तक घरेलू सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के भाग के रूप में रिपोर्ट जारी की गई है, राइट। यह सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे जारी करता है। और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर के राज्यवार विवरण को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है इस रिपोर्ट में। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 77.3% यहाँ पे साक्षरता दर है, पुरुषों का 85.4% है, महिलाओं का 68.7% है, राइट। और भारत की समग्र साक्षरता दर कितनी है? 77.7। शहरी क्षेत्र में आपका 87.7, ग्रामीण क्षेत्र में 73.5, आपका पुरुष साक्षरता में हो गया 84.7, महिला साक्षरता में 70.3। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर देखें तो केरल, दिल्ली और उत्तराखंड है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में है आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बात करें तो 1966 में पहली बार यूनेस्को ने मनाया था और 1967 में इसे तब से हर साल मनाया जा रहा है, राइट। उद्देश्य इसका यही है, जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को सम्मान और मानवाधिकारों के रूप में साक्षरता के महत्व को याद दिलाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। व्यापार सुगमता सूचकांक जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है। व्यापार सुगमता जो है उसमें हम 6वें नंबर में छत्तीसगढ़ को स्थान मिला है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखें हम निर्यात तत्परता सूचकांक। तो ये निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी के साथ में निकाला जाता है इसे, राइट, आपको ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात शीर्ष पर है, ठीक है। ये हो गया। भूस्खलन वाले राज्यों में राजस्थान सूचकांक में सबसे ऊपर है, ठीक है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, राइट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, केंद्रीय गृह और शहरी मामलों में मंत्रालय है, उसका है, रिपोर्ट लॉन्च की गई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है उसमें आयोजित वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख श्रेणियों में अपन देखें तो लगातार 4थे वर्ष तक इंदौर को मेवाड़ पुरस्कार मिला हुआ है। पटना सबसे नीचे है उसमें। अगर 1 से 10 लाख की आबादी के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को देश का सर्वोच्च स्वस्थ शहर माना गया है, आपको ध्यान रखना है। 1 से 10 लाख की आबादी पे है। बिहार का गया जो है वो सबसे नीचे है ना, इस श्रेणी में। 1 लाख से कम आबादी में कराड़ को सबसे स्वच्छ स्थान दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम और छत्तीसगढ़ से संबंधित इसमें बात करें तो 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में धमतरी को पुरस्कार मिला है। जशपुर को आपको 25,000 से 50,000 की आबादी वाले शहर में इसको दिया गया है। 25,000 से कम वाले आबादी वाले शहर में पाटन को दिया गया है। पूरे भारत में ODF++ जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ को दिया गया है इसका दर्जा। देखिए
आपको ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों में जरूर डिफरेंस खोजें कि तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, निर्यात तत्परता सूचकांक जो है वो अगर हम वो देखें तो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो उसमें गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर इसी में हम निर्यात तत्परता सूचकांक में कुछ और इंडिकेटर्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ये भी वर्ल्ड बैंक निकालता है, राइट। तो आपको 2-4 जो इंडेक्स है वो देखने हैं। अगर हम यहाँ पे एक मोटा मोटी एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप इस लिस्ट के थ्रू सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं आसानी से, है ना। वैश्विक रेमिटेंस रिपोर्ट जो है वो आपका शीर्ष स्थान जो है भारत को मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, राइट, पहला स्थान है। और बिजली उत्पादन में आपका चीन जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, भारत जो है वो थर्ड नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, वर्ल्ड बैंक वाली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको आप जरूर देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच वाली जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। विश्व आर्थिक मंच वाली जितनी रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकाल रहा होता है। विश्व आर्थिक मंच है आपका डेनमार्क में, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक निकालना होता है, राइट। फिर से विश्व बैंक है आपका मानव पूंजी सूचकांक निकालता होता है। आप इस लिस्ट को 2-3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। तो आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए, अगले सूचकांक पे हम अगर देखें तो ये है रिपोर्ट है तेंदुए से संबंधित है। ये कौन निकाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो निकाल रहा होता है। और इन्होंने अभी ये रिपोर्ट जारी करी है 2018 की, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली हैं? तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी जो है वो कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में मिल रही होती है। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेकंड और थर्ड नंबर पे है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत और पूर्वी घाट का हिस्सा है। यहाँ तेंदुओं की जो संख्या है वो 852 है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, टॉप 5 में छत्तीसगढ़ भी है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये। देखिए, 2014 और 2018 में जो टोटल डिफरेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 7,910 से 12,852, तो काफ़ी इनके नंबर में परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट पे है, टॉप पे है ना, मध्य प्रदेश टॉप पे है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जो है 5वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। मध्य भारत और पूर्वी घाट में टोटल तेंदुए हैं 8,071, पश्चिम घाट में इतने हैं। ये नंबर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेनली आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या 852 है, राइट। और अगर हम इस पे देखें तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है तेंदुए को, आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी भी समय। और जो कन्वेंशन और जो CMS जिसे बोलते हैं, साइट्स और CMS जो हैं, साइट्स में इसके परिशिष्ट 1 में इसे रखा गया है ना। और इसे अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके पार्ट 1 में इसको रखा गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, इन्हें हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नेशनल पार्क, आपका वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों के डिफरेंसेस हमने एक हमारे वीडियो में कवर किए हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हैं। आप वहां जाके इन सब में डिफरेंसेस देख सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर हम देखें तो ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों के लिए इसको दिया गया था, राइट। ये हमने देखा ही है कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे पुरस्कार मिले हुए थे इसे, और ये हमें ध्यान रखना है। 2 जिलों को यहाँ पुरस्कार मिला था, बलरामपुर और आपका बिलासपुर, सूरजपुर और बिलासपुर था, सॉरी, है ना, सूरजपुर और बिलासपुर को मिला हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये, राइट। दोस्तों, इस पार्ट 2 में हमारे लिए इतनी ही करंट अफेयर्स है। हमने मोटा मोटी बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक को टच किया है और आशा करते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।